हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम करेंगे 11वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका फर्स्ट लेसन स्टैटिक्स। जो फर्स्ट लेसन है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण तो सभी चीज़ें हैं, परंतु ऐसा विषय जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है बेटे अभिकथन एवं तर्क। ठीक है, एर्जेशन एंड रीजन। ये एक ऐसा विषय है, ऐसा प्रश्न है, ये स्टूडेंट तभी आसानी से कर पाता है जब उसको चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी हो, अदरवाइज थोड़ा सा उसको डिफिकल्टी फेस आती है बच्चे को। ठीक है, हम कोशिश करते हैं जो बुक में ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आसान भाषा में समझने की, जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, शुरू करते हैं बेटे हम लोग। देखिए 4 आंसर होते हैं ए बी सी एंड डी। ए कब रहता है? यदि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, मतलब सही दोनों है, और जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। बी आंसर कब होगा? अभिकथन भी सही है तर्क भी सही है, पर जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसी अवस्था में जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। सी आंसर कब रहेगा? अगर अभिकथन सही है परंतु जो तर्क क्या है गलत है। ठीक है, तो आप सी आंसर लगाएंगे। और डी आंसर कब रहेगा? यदि अभिकथन गलत है परंतु जो तर्क क्या है वो सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटे। पहला प्रश्न, अभिकथन क्या दे रहा है? दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। दुर्लभता क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। तर्क क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे आर्थिक समस्या की बात करेंगे। जब तक हमें आर्थिक समस्या के बारे में नहीं पता होगा आप इसे नहीं समझ पाएंगे। तो बेटे आर्थिक समस्या क्या होता है? आर्थिक समस्या होती है चुनाव की समस्या। क्या होती है? चुनाव की समस्या। चुनाव क्यों करना पड़ता है? शुरू से बात करते हैं। देखिए जो मानव है, मनुष्य है, उसकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं, जरूरतें वो असीमित है। असीमित का मतलब क्या है? एक जरूरत पैदा पूरी होती है दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी पैदा हो जाती है, तीसरी चौथी पांचवी छठी, तो ऐसा चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है? आवश्यकताओं का अंत होता ही नहीं है। ठीक है, अब जरूरतें हमारी अनलिमिटेड है, असीमित है, पर उन असीमित आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले साधन है, साधन मतलब पैसा लगा लीजिए, कुछ और लगा लीजिए, जो भी साधन है वो हमारे पास क्या है? सीमित मात्रा में है। मतलब साधन दुर्लभ है। साधन दुर्लभ है तभी हमें उनके लिए क्या देनी पड़ती है? कीमत देनी पड़ती है। पर जो ये सीमित और दुर्लभ साधन है इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है? कि इंसान जो मनुष्य है कहीं ना कहीं साधनों को वहां पर प्रयोग करना चाहता है जहां पर जो संतुष्टि का स्तर वो अधिकतम हो उसके। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि दूध लगा लीजिए, दूध के वैकल्पिक प्रयोग है। दूध आप पीने के लिए, चाय के लिए, मिठाइयों के लिए, दही लस्सी मक्खन के लिए, सबके लिए यूज कर सकते हो दूध को। परंतु अगर आपका दूध कम मात्रा में है तो कहीं ना कहीं आप चाय के लिए यूज करोगे, पीने के लिए, दही लस्सी मक्खन के लिए, मिठाई के लिए यूज नहीं करोगे। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में होगा तो फिर आप ज्यादा जगह उसका यूज करना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो जो संसाधन है, ये साधन हमने दूध की बात की, हमारे पास सीमित मात्रा में है। वैकल्पिक मतलब कई जगह प्रयोग हो सकते हैं उसके। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अभिप्राय क्या है? आवश्यकताएं असीमित है, असीमित आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले साधन सीमित है, दुर्लभ है। ठीक है, और उनके वैकल्पिक प्रयोग है, तो हमें चुनाव करना पड़ता है किन साधनों का पहले प्रयोग करें कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या उसके वो अधिकतम हो उसके। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन करते हैं यहां से। कहता दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल ठीक बात है ये। क्यों? क्योंकि जो संसाधन है, साधन दुर्लभ है, साधन दुर्लभ है, इसी वजह से आर्थिक समस्या पैदा होती है। फिर उदाहरण देता हूं एक और आपको। जैसे धूप, हवा, पानी हमारे लिए कितनी जरूरी है? दुर्लभ होती है, पर प्रकृति में जो इनकी पूर्ति है बहुत ज्यादा है और मांग क्या है? बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है? पूर्ति ज्यादा है, प्रकृति ने इसको बहुत ज्यादा मात्रा में दिया है, पर उसके मुकाबले इसकी मांग कम है, इसलिए दुर्लभ नहीं है, इसलिए हमें कीमत देनी नहीं पड़ती। ठीक है ना, कीमत हमें उन साधनों की देनी पड़ती है जो सीमित है। ठीक है ना, कीमत हमें उन साधनों के लिए देनी पड़ती है जो सीमित है और दुर्लभ है। बात समझ में आ रही है? तो दुर्लभता क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल सही बात है।
तर्क क्या कहता है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। ये भी सही है, क्योंकि जो संसाधन क्या है उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ठीक है, वैकल्पिक उपयोग होते हैं, वहीं से भी चुनाव करना पड़ता है और यहीं से क्या होता है? आपकी आर्थिक समस्या पैदा होती है, क्योंकि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। जो वैकल्पिक साधन है उनमें से आपको चुनाव करना है। ठीक है ना? तो आर्थिक समस्या में जड़ क्या है? दुर्लभता है। तो तर्क क्या कहता है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या पैदा होती है। कहने का अभिप्राय क्या है? तर्क भी सही है। तो ये आर्थिक समस्या की बात यहां भी की जा रही है, यहां भी क्यों उत्पन्न होती है ये बताया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है ना? अभिकथन भी सही है, यहाँ पे दुर्लभता सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। दूसरा तर्क क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों की आर्थिक समस्याओं की बात की गई है यहाँ पे। तो तर्क भी सही है और अभिकथन भी सही है। तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। उम्मीद है बेटे समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न कहता सांख्यिकी के अंतर्गत केवल मात्रात्मक तथ्यों के, मात्रात्मक तथ्य कौन से होते हैं? जिनको आप संख्या के रूप में बता पाते हैं। ठीक है, मात्रात्मक तथ्यों के समूह का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है सांख्यिकी क्या होती है। सांख्यिकी में जो मात्रात्मक तथ्य होते हैं उनके हम लोग समूह का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेली संख्या से कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो बेटे अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और जो तर्क है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि आप एक अकेली, आप समूह का अध्ययन करते हैं इसी वजह से। क्यों? क्योंकि अकेली संख्या से आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो बेटा जो दूसरा है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? अभिकथन क्या कहता है? कहता आवश्यकताओं की तुलना में, आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सदैव दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, क्योंकि जो मानव की आवश्यकता है वो असीमित है, पर जो उन असीमित जरूरतों को, आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले साधन क्या है वो सीमित मात्रा में है। ठीक है ना? तो अभिकथन सही है बिल्कुल। ठीक है, तर्क की बात करते हैं। कहता आर्थिक समस्या, तर्क क्या? आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है। ये भी सही है। आर्थिक समस्या क्या है बेटे? आर्थिक समस्या क्या है? वैकल्पिक उपयोगों में, क्योंकि जो संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है, तो आर्थिक समस्या के वैकल्पिक उपयोगों में जो दुर्लभ संसाधन है उनके आवंटन की समस्या। क्योंकि हमें चुनाव करना पड़ता है कि जो हमारे पास सीमित साधन है जिनके वैकल्पिक प्रयोग है, कि किन जरूरतों को पहला पूरा करें कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो मैक्सिमम ढंग से संतुष्ट हो सके। अब देखिए अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है, पर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभिकथन में आर्थिक समस्या की बात नहीं की गई है। ठीक है ना? अभिकथन में आर्थिक समस्या की बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? बी बनेगा। बी क्यों बनेगा? क्योंकि अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। चौथा, सभी संख्यात्मक कथन सांख्यिकी हैं। गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बेटे सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती, केवल वही संख्याएं सांख्यिकी होती हैं जिनसे कोई निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, जो सांख्यिकी होती है सभी संख्याएं तो होती हैं, पर सभी संख्याएं सांख्यिकी नहीं होती। ठीक है, इसलिए सभी संख्यात्मक कथन सांख्यिकी में गलत हो जाएगा। तर्क क्या है? सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना से है। सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? संख्यात्मक सूचना से है जिससे कुछ अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलना में सक्षम है। ये बिल्कुल सही है। सांख्यिकी होती है वे सभी संख्याएं जिनसे कोई तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, वो सांख्यिकी कहलाता है। तो ए गलत है आपका, अभिकथन गलत है और तर्क सही है, तो क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन गलत है आपका। यहाँ बी आंसर हो गया चौथे का। पांचवा क्या है बेटे? पांचवा देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है? 5 उम्मीदवारों के औसत स्कोर के, 5 उम्मीदवारों के औसत स्कोर के आधार पर सेट परीक्षा के में बैठने वाले उम्मीदवारों के औसत स्कोर का अनुमान लगाना विवरणात्मक सांख्यिकी कहलाता है। गलत है बेटा ये। गलत क्यों है? क्योंकि जब हम औसत स्कोर की बात कर रहे हैं ना, औसत स्कोर निकालने की बात करते हैं, तो बेटे विवरणात्मक ना होके निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है ये, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। समझ में आ रहा है बात ये?
जो हम समूहों के आधार पर, जो तथ्यों के समूहों के आधार पर जब हम औसत निकालते हैं ना, उसका वर्णन हम करते हैं निष्कर्षात्मक सांख्यिकी में, ना कि विवरणात्मक में। तो इसलिए ये कथन आपका जो अभी कथन है ये गलत हो जाएगा, ये विवरणात्मक नहीं है, ये निष्कर्षात्मक सांख्यिकी है। अब तर्क क्या कहता है? कहता विवरणात्मक सांख्यिकी प्रतिदर्श और आंकड़ों के माप के बारे में संक्षिप्त सारांश देकर एक विशिष्ट आंकड़ा समूह की विशेषताओं को समझने में सहायता करती है। ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? जब हम लोग विवरणात्मक सांख्यिकी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको व्यवस्थित करना, ठीक है, फिर उनको एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करते हैं हम लोग? जैसे अपने मीन मोड मीडियन की बात की है, हम कोरिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां पर औसत निकालते हैं, पर हम केवल क्या करते हैं, उनको समझने में सहायता करते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं उसमें, ठीक है। जैसे आप ये क्या कहते हैं उसको, मीन मोड मीडियन करते हैं, ठीक है ना, उसमें आप उसको समझने का प्रयास करें। जैसे आप कोरिलेशन करते हैं, दो वेरिएबल, जैसे मांग और कीमत की बात कर लीजिए, कीमत घटती है मांग बढ़ती है, तो दो वेरिएबल समझने में सह संबंध कैसा है, ठीक है ना, तो उनको समझने का प्रयास किया जाता है। किसमें किया जाता है? वो विवरणात्मक सांख्यिकी में किया जाता है, ठीक है ना। तो बेटे इसका जो तर्क सही है, ठीक है, और जो इसका क्या है विघटन क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटे? इसका आंसर बनेगा बेटे डी बन जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डी में क्या है आपका, ए असत्य है, तर्क जो अभिकरण गलत है और तर्क क्या है वो सही है। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।